अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपसे आईएमएफ के बारे में बात करना चाहता हूँ। नाज़रीन, आईएमएफ का मेंबर होना या उससे कर्जा लेना, इसमें कतई कोई कबाहत नहीं है। अलबत्ता बेयारो मददगार मुल्क की तरह आईएमएफ के सामने बार बार गिड़गिड़ाते रहना, ये काबिल इज़्ज़त और प्रोफेशनल रवैया नहीं है। इसका हल किसी और के पास नहीं, बल्कि हमारे अपने पास है। नंबर 1 पर आवाम और नंबर 2 पे जो भी हुकूमत वक्त हो। मैं मुख्तसरन बता दूं कि हमारी आदतें, हमारे रवैये, हमारा रहन सहन, हमारा सोच का अंदाज कुछ भी हमारे रिसोर्सेज से मैच नहीं करता। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं आईएमएफ के बारे में बात करना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि हमारी हुकूमतों की मिसमैनेजमेंट। मैं सिर्फ प्रेजेंट हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल गवर्नमेंट्स इन द पास्ट की बात जो है वो कर रहा हूँ। फिर गवर्नमेंट के अंदर करप्शन, फिर दूसरा अनरियलिस्टिक टारगेट्स, यानी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, ये भी गवर्नमेंट्स हमारी जो हैं उन्होंने इस पर कोई बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं किया। अब सिर्फ $1 अरब लेने के लिए, बल्कि जो आईएमएफ ने हमें जो भी कर्जा जिस पे भी वो इत्फाक कर रहा है उसकी $1 अरब की किस्त उसने देनी है। और सिर्फ $1 अरब के लिए आईएमएफ ने पाकिस्तान को अक़वाम आलम में बेतकीर बेवकार कर रख दिया है। हमें अफसोस होता है। ये बात हमारे पिछले वज़ीर ख़ज़ाना और मौजूदा वज़ीर ख़ज़ाना भी बरमला कह चुके हैं, जिस तरीके का बिहेवियर इस वक्त आईएमएफ का पाकिस्तान के साथ है। नाज़रीन, एक अहम सवाल है कि हमारे साथ आईएमएफ ऐसा क्यों कर रहा है? क्या कोई हिडन एजेंडा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कमज़ोर मुआशी हालत से फ़ायदा उठाते हुए जो दुश्मन ममालिक हैं वो आईएमएफ में जो मेंबर्स हैं उनका कोई एजेंडा पूरा कर रहे हों? नाज़रीन, थोड़ा सा मैं आपको आईएमएफ के बारे में बता दूं कि ये दिसंबर 1945 में 29 मुल्कों ने मिलकर बनाया था और फिर 2 साल के बाद यानी तकरीबन 1947 में इसने अपना फंक्शन जो है ना वो शुरू कर दिया। इस वक्त 190 जो है वो ममालिक इसके मेंबर्स हैं। इसका हेड ऑफिस वाशिंगटन अमेरिका में है। पाकिस्तान जुलाई 1950 में इसका मेंबर बना। मुख्तलिफ ममालिक का जो डॉलर्स हैं या और एसेट्स हैं वो डिपॉजिट रखता है आईएमएफ और फिर इसका सूद जो है वो लेके मेंबर ममालिक को देता है। जिन ममालिक को कर्ज देता है यानी उनसे फिर जो भी इंटरेस्ट लेता है वो लेके सारा तकसीम कर देता है। अब ये जब कर्ज देता है आईएमएफ तो कुछ शराइत जो है वो आयद करता है। बज़ाहिर उसका ये कहना है कि जो हम शराइत आयद करते हैं ये इसलिए करते हैं कि हम इंश्योर करें कि जिस मुल्क को कर्जा दिया गया है वो हमारे पैसे जो है वो वापस लौटाए। अगर किसी मुल्क की माशी हालत बहुत कमज़ोर हो जाए तो आईएमएफ ऐसी शराइत भी मनवा लेता है जिससे वो मुल्क आईएमएफ में मौजूद बड़े ममालिक मेंबर्स की हर किस्म की बात मानने पे मजबूर होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की कुछ यही पोजीशन है। नाज़रीन, एक अहम बात, जो मुल्क माशी तौर पर कमज़ोर हो आईएमएफ दूसरे मेंबर्स ममालिक को मना करता है कि जी आप इनसे कारोबारी रवाबत ना रखें क्योंकि लेन देन के मामलात में फिर प्रॉब्लम्स पैदा होगी। मैं ये समझता हूँ कि आईएमएफ का ये रोल जो है ये किसी हद तक मुस्बत भी है और दुनिया के अंदर जो सारी इकोनॉमी है उसकी मूवमेंट या मामलात जो हैं कारोबार के उसको बेहतर करने के लिए और दूसरे मुल्कों की हेल्प करने के लिए ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसको इस्तेमाल कैसे किया
जाता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस वक्त IMF ने कर्जा देने के लिए पाकिस्तान को जो शराइत रखी हैं पाकिस्तान के सामने, वो मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। वो ये है कि एक तो ये कह रहा है कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करें, और दूसरा वो ये कह रहा है कि पेट्रोल की मसनूआत जो है इसकी कीमतों में इजाफा करें। फिर कुछ नए टैक्स भी वो सजेस्ट कर रहा है, वो भी लगाएं। और सबसे अहम बात जो इस वक्त है वो ये है कि जी डॉलर का इंटर बैंक रेट, यानी जो एक बैंक दूसरे बैंक के साथ करता है जब या ऑफिशियली हम डील कर सकते हैं थ्रू बैंक्स, वो रेट और ओपन मार्केट में जो रेट है वो एक होना चाहिए। अगर ये रेट एक हो तो पाकिस्तान के लिए, यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए तो फ़ायदा है। यानी अगर ओपन मार्केट में रेट जो है ना वो वही रखे, लेकिन ओपन मार्केट में माफिया बहुत स्ट्रांग है, इसमें अंडरवर्ल्ड का भी हाथ है। तो अखबारी इतलात के मुताबिक डॉलर मुख्तलिफ ममालिक की तरफ स्मगल भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये किस तरीके से जो है ये पाकिस्तान के लिए मुमकिन है कि वो, जबकि डॉलर की कमी है, पाकिस्तान के पास डिपॉजिट्स नहीं है, तो ये बहुत ही मुश्किल है। और पाकिस्तान से ये शर्त मनवाना, और अगर मनवा ली है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। IMF ये शराइत इसलिए लगाता है कि उसको, वो ये कहता है यानी कि उसको सूद मिले, लेकिन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी की हालत है उससे लोगों का कारोबार ठप पड़ा है। तनख्वाहदार तबका और पेंशनर्स जो हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद कम से कम होती जा रही है। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में जब आप इजाफा करते हैं तो तमाम मसनूआत और जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ हैं, इवन सब्जियों की कीमतों पे, गोश्त की कीमतों पे, तमाम ग्रॉसरी करने के लिए जाएं, वो तमाम चीज़ों की कीमतों पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो होनी है। और ये जो हमारे, और एक और बात है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे भी बड़ा मनफी असर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी का भट्ठा बैठ चुका है। और मैं हैरान हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं या वज़रा हैं, वो बैठ के ये कहते हैं अपने टॉक शोज़ में कि जी ये जो कुछ हम IMF की शराइत मान रहे हैं उस पर आम आदमी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आवाम फ़र्क नहीं पड़ेगा, कौन सी बात है, फ़र्क पड़ चुका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आप तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के ये कहते रहते हैं, जवाब में जो कुछ आवाम आपको कह रहे हैं मैं अपनी वीडियो में वो बयान नहीं कर सकता। एक और शर्त जो कि जनरल अमजद शवाइब ने अपने एक वीलॉग में कही कि वो पाकिस्तान से कह रहा है कि जी IMF कि आप अपनी फ़ौज कम करें ताकि अखराजात जो हैं वो कम हों। जनाब, जिस चीज़ का ये सिक्योरिटी के साथ ताल्लुक़ है, IMF को उस पर बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये कुछ और आपको जो हल ढूंढने होंगे, लेकिन सिक्योरिटी पे आप बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक गालिबन IMF ने ये पहली बार पाकिस्तान से मुतालबा किया है। आप दूसरी तरफ देखें, चाइना, सऊदी अरब, UAE इंतज़ार में है कि IMF के साथ हमारे मामला तय पा जाएं, तो फिर वो हमारे साथ जो है ना वो बात करेंगे। ये डेफिनेटली IMF का प्रेशर है या जो भी इनका सिस्टम है। तो इन्होंने, UAE ने, चाइना ने और सऊदी अरब ने जो हमारे स्टेट बैंक के साथ अपने डॉलर्स लिखवाए हैं, वो जो हम खर्च नहीं कर सकते उस पर अपना सूद तो वसूल करते जाते हैं। नाज़रीन, इंतहाई मुख्तसर मैंने ये आपको हालात बताए हैं IMF और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के दरमियान क्या कुछ हो रहा है। तो हमें मिलकर ये हम दुआई कर सकते हैं। आवाम तो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते कि ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ये पॉलिटिक्स खेलने से बात हैं, और मुल्क की जो सीरियस इकनॉमिक पोजीशन है, डिक्लाइनिंग इकनॉमिक पोजीशन है,
اس کو وہ سیریسلی لے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل حل جو ہے، اگر گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی تو وہ عوام کے پاس ہے۔ فی الحال آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کفایت شعاری سے کام لیں، خاص طور پہ شادی بیاہ کے موقع پہ بے پناہ اخراجات نہ کریں۔ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں ہوگا، لیکن عوام کی ایک کثیر تعداد جو ہے مختلف صورتوں میں ڈیفالٹ کر چکی ہے، اور بیچارے بے شمار لوگ جو کہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کے لوگ تھے، وہ پاورٹی لائن سے نیچے جا چکے ہیں۔ میں بار بار درخواستیں کر رہا ہوں یہ گورنمنٹ سے اور پولیٹیشنز یہ جو نمائندے ہیں کہ پلیز پے اٹینشن، دس از اے سیریس میٹر اینڈ ٹیک اٹ سیریسلی۔ اب ملک کی حالت بہتر کرنے کے لیے ہمیں ویلتھ جنریشن کی طرف جانا چاہیے۔ چند روز پہلے میں نے ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تھی، وہ آپ ضرور دیکھیں اور سوچیں کہ وطن عزیز کو ہم کس طرح محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سب کا ملک ہے۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ سب کے لیے اور خاص طور پر وطن عزیز کے لیے بہت دعائیں۔